हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज का लेक्चर नंबर है 29, ठीक है। और इससे पहले हम आर्टिकल 14 को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 को डिटेल में, ठीक है। इससे पहले आर्टिकल 14 यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो आर्बिट्री वाला ये सब चीज़ें एक्सेप्शन ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ आज का टॉपिक रहेगा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 जो है डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। नाउ अब देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हमने आज पढ़नी है। पूरा डिटेल में रहेगा आर्टिकल 15 के बारे में, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले आर्टिकल का नाम जो है वो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ, ऐसा आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। ओके, आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे पेड कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे पहले टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो सर्च बॉक्स में, यहाँ पर सर्च बॉक्स देखने को मिल रहा है टेलीग्राम ऐप, और वहाँ पर @PR पब्लिकेशन डाउनलोड करना है, सर्च करना है और उससे आप हमारे ज्वाइन कर लेंगे। हमारा पेड सब्सक्रिप्शन है, ईयरली सब्सक्रिप्शन 499 रुपीज़ का होता है, जिसमें ये सब सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फ़ोन गाइडेंस, ठीक है। तो दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं और सेम नंबर पर व्हाट्सएप आपको स्क्रीनशॉट शेयर करनी है, जहाँ पर डेली के बेसिस पर द हिंदू नोट्स, मंथली नोट्स आपको मिल जाते हैं। दूसरा पेड प्लान है 499 रुपीज़ का ही है, NCERT 6 to 12 जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, क्लास वाइज और चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बेसिक रेफरेंस बुक तो आप करते ही हैं, बट NCERT के लिए बहुत मुश्किल से आपको क्वालिटी जो है टेस्ट सीरीज मिल पाती है। तो 499 रुपीज़ में 25,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वीडियो भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। CSAT के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जो GS के क्वेश्चन और मेंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं, ये तो था पेड कोर्सेज के बारे में। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला अगर बात करें आर्टिकल 15 के बारे में, आर्टिकल 15 आपसे कहता क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, ये बोलता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड। देखिए, स्टेट जो है यानी कि गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, तो स्टेट के बारे में हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था। तो यहाँ पर ये बोला जाता है जो स्टेट है, किसी भी पर्सन के साथ जो भी भारतीय नागरिक है वो भेदभाव नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी कि वो किस धर्म का है, रेस, कास्ट, सेक्स, मेल या फीमेल, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 यही कहता है कि स्टेट भेदभाव नहीं करेगा ऑन द सर्टेन ग्राउंड्स। जब ओनली पूछा जाता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलीजन, रेस, कास्ट, मेल या फीमेल, प्लेस ऑफ बर्थ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर दो टर्म दिए गए हैं, एक है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी कंडीशन में आपको अलग नहीं बताया जाएगा। एक सपोज भीड़ का हिस्सा हो आप, तो आपके पर्टिकुलर धर्म के बेसिस पे ये नहीं कहेंगे कि आप भीड़ से अलग खड़े हो जाओ। और ओनली कनोट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड इज नॉट प्रोहिबिटेड, यानी कि इन ग्राउंड के बेसिस पे ही आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरे सर्टेन ग्राउंड हो सकते हैं जिसके बेसिस पे भेदभाव किया जा सके, ठीक है। आप सबको पता है साथ साथ में क्या करना है, आपको पॉलिटी लक्ष्मीकांत का भी बुक ओपन करे रहनी है, ताकि हर एक पॉइंट जो भी हम डिस्क्राइब करें ताकि आपको समझ में भी आए। ओके, तो यहां पर ये हो गया। फिर उसके बाद यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, सेकंड प्रोविजन भी है। ये तो पहला प्रोविजन था, यानी कि किसी सर्टेन ग्राउंड ऑफ के बेसिस पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नाउ सेकंड इसका प्रोविजन बहुत सिंपल सी बात कहता है, ये बोलता है नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन ऑन कंडीशन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि आपको डिफरेंट नहीं बनाया जाएगा, भीड़ से अलग नहीं किया जाएगा, या कोई आप में डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जाएंगे। एक तरह से
आप पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जाएंगे अगर आप सर्टेन ग्राउंड के हैं। इस पर कुछ आपसे बोला भी जाता है, कुछ प्रोविज़न भी दिए गए हैं कि यानी कि आप किसी शॉप पे जाते हो, पब्लिक रेस्टोरेंट पे जाते हो, होटल पे जाते हो, पब्लिक एंटरटेनमेंट मूवी हॉल वगैरह जाते हैं, तो आपके बेसिस पर आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप मेल हैं तो आप नहीं आ सकते, फीमेल के लिए ही बना है। आपसे पर्टिकुलर धर्म में आप हिंदू हैं तो तभी आ सकते हैं, मुस्लिम हैं तो नहीं आ सकते, या मुस्लिम हैं तो आप आ सकते हैं, हिंदू हैं तो नहीं आ सकते। तो जितने भी शॉप हैं, प्लेस ऑफ रेस्टोरेंट हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। बी है, आप जो पब्लिक का कुआं है, वेल्स हैं, अब ऐसा नहीं कि यार मेरा प्राइवेट वेल है तो आप वहाँ पर जाके पानी ले रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। यहां पर ये बोलता है यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड, प्लेसेस। रोड है तो वो सबकी रोड है ना, वो चलेंगे आप। ओके, तो यहां पर बोला जाता है चाहे वो स्टेट मेंटेन कर रहा है, पार्टली स्टेट फंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, जनरल पब्लिक के लिए है, ठीक है। तो यहां पर ये भी आता है वेल्स कुआं है या रोड है जिसको या तो स्टेट ने पैसे लगाए हैं उस पर, उसको बनाने के लिए, या स्टेट पार्टली फंड करता है, या होली स्टेट ही इसको ओन करता है। तो इस जगह पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी का एक प्राइवेट विला है, वहाँ पर उसका प्राइवेट वेल है, तो आप वहाँ से नहीं ले सकते ना। तो स्टेट के बारे में बात की गई है कि सरकार का अगर उस पर कुछ प्रोविज़न है तो तब वहाँ पर बात की जाती है। ओके, नाउ ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल गई। अब उसके बाद एक और चीज़ है, दिस प्रोविजन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। जनरली ये जो प्रोविज़न है इस पर जो डिस्क्रिमिनेशन है दोनों ही स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा होता है। वाइल जो फॉर्मर है, इससे पहले हमने देखा था कि सर्टेन ग्राउंड्स के बेसिस पे वो सिर्फ स्टेट के लिए था, ठीक है। अब जो ये वाले जो प्रोविज़न है आपको देखने को मिल रहे हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट ये वगैरह। अब पब्लिक रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट तो सिंपल सी बात है, किसी एक गवर्नमेंट तो नहीं चलाती ना, तो आपको पब्लिक ऐसा किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो तो प्राइवेट इंडिविजुअल का भी अगर वो होटल है, तो घर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये वाला है पब्लिक रेस्टोरेंट है, मूवी हॉल्स है, ये तो प्राइवेट प्लेयर्स ही चलाते हैं, बट आपको धर्म के बेसिस पर ऐसा नहीं करेंगे, आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो जो ये वाला प्रोविज़न है, ठीक है, लोगों के जो सरकार का वेल है या शॉप्स हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट पर आप कहीं पर किसी शॉप पे जाते हो, रिटेल शॉप पे, तो आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये वाला जो प्रोविज़न है स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के लिए है, प्रोहिबिट करता है। बाकी इससे पहले है सिर्फ स्टेट के लिए था, ओनली बाय द स्टेट्स, ठीक है। कौन सा प्रोविज़न था? ये वाला आप पहले ओपन कर लीजिए, जिसमें कि आर्टिकल 15 का पहला, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड, ठीक है। किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। ओके, नाउ जैसा मैंने बोला हर एक राइट, इससे पहले के आर्टिकल में मैंने ये बोला था कि चाहे कुछ भी हो, हर एक राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है, हर एक राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है। जनरली उस पर क्या होता है कि कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो आर्टिकल 15 में भी कुछ रेस्ट्रिक्शन हैं या कुछ आप एक्सेप्शन कह सकते हैं, ठीक है। कुछ रेस्ट्रिक्शन हैं या कुछ एक्सेप्शन कह सकते हैं। जैसे ये पूरा भेदभाव से रिलेटेड है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पहला है स्टेट क्या कर सकता है, पहला प्रोविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीमेन्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए लोकल बॉडीज में स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। मैंने बोला किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मेल है या फीमेल है, बट यहाँ पर कोई स्टेट क्या है, विमेंस और चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए स्पेशल प्रोविजन डाल सकता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बारे में बात करूँ तो बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना, और लोकल बॉडीज़ में महिलाओं के लिए सीट को रिजर्व करना। आपको पता 1/3 जो सीट होती हैं लोकल बॉडीज़ में, म्यूनसिपैलिटीज़ में, पंचायत में 1/3 सीट रिजर्व रहती हैं। तो स्पेशल प्रोविज़न है ना, तो यहाँ पर अभी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, यानी कि मेल के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर हर चीज़ मैंने ये बोली कि हर एक फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर कहीं ना कहीं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन या एक्सेप्शन होते हैं। नाउ दूसरा क्या है फिर, स्टेट इज परमिटेड। अब स्टेट का पास ये भी प्रोविज़न होता है कि जनरली कोई सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोशली या एजुकेशनली
वो एरिया या वो ज़िला बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, वहाँ पर स्कूल बहुत ज़्यादा कम है, लोगों को 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह स्कूल में पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल्स नहीं है, तो स्टेट ये परमिटेड है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए और जनरली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन बना सकता है, फीस में कंसेशन करवा सकता है, सीट्स रिजर्व हो सकती हैं। अब देखो, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर उस पर लिखा है 4, तो जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो रेफरेंस में आप पीछे चले जाइए, ठीक है। आपके हर एक चैप्टर के पीछे लक्ष्मीकांत में रेफरेंस दिया हुआ है। तो ये वाला जो प्रोविज़न था, जो सेकंड प्रोविज़न है, ठीक है, कौन सा सेकंड प्रोविज़न की अगर मैं बारे में बात करूँ तो ये वाला, ठीक है, कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो सिटीजन्स होते हैं उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्व सीट है और उनको फीस थोड़ी सी कम देनी पड़ेगी, ऐसा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया गया, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया गया। ओके, नाउ तीसरा एक्सेप्शन क्या है? तीसरा एक्सेप्शन बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का एडवांसमेंट की बात की जाती है, यानी कि इवन जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, उन पे भी, चाहे वो स्टेट फंड कर रही है या प्राइवेट, सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उस पे भी सीट्स के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है, सीट्स के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है कि एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाए जाते हैं ना, जैसे पारसी वगैरह, इनमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को नहीं मिलेंगे, बाकी उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न हर एक कॉलेज में, चाहे कोई भी कॉलेज हो, उस पर उनके लिए सीट रिजर्व होगी, फीस में उनको छूट मिलेगी, एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वो तो ऑलरेडी माइनॉरिटी वाले के लिए हैं, तो सिंपल सी बात है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कैसे वो होंगे। ओके, नाउ जो ये वाला जो प्रोविज़न है, ठीक है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी सीट रिजर्व हैं, एडमिशन के लिए सीट रिजर्व रहती हैं। तो ये प्रोविज़न ऐड किया गया था 93rd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। किसके द्वारा? 93rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2005 में, ठीक है। तो अभी मैं इसको बताऊंगा, इस प्रोविज़न को और ज़्यादा एलोबरेट करूंगा, बट उससे पहले एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो 6th आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे और 6th जो एडिशन है लक्ष्मीकांत की, उस पर वो ऐड है, ठीक है। इसको पढ़ाने से पहले, ठीक है, इसको पढ़ाने से पहले लक्ष्मीकांत का वो 6th एडिशन में क्या ऐड किया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, यहां पर ऐड किया गया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। अभी आप सबको पता है, सभी लोग, बहुत सारे जो वीडियो देख रहे हैं वो भी इकोनॉमिक EWS का सर्टिफिकेट बना रहे होंगे। तो जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है, उस पर 10% सीट जो हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हो एडेड या अनएडेड हो, स्टेट के द्वारा चाहे उसको फंडिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसको 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बेसिस पर सीट जो होंगी रिजर्व होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यही था मेन। और दूसरा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन की बात की जाती है वो ऐड हुआ था 103rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2019 में, पिछले वर्ष में, जिसमें हर एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। अगर कोई भी, चाहे स्टेट, चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, उनके लिए सीट रिजर्व होगी। हालांकि एक कंडीशन है, अगर कोई SC ST है और वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी है तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण के बेसिस पर उसको सीट मिल चुकी है। अब वो EWS की कैटेगरी में भी आता है तो उसको नहीं मिलेगा। EWS की कैटेगरी मतलब सर्टेन स्कीम्स के अंदर अगर वो कवर नहीं हो रहा, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या OBC के स्कीम के अंदर कवर नहीं हो रहा, तो EWS के अंदर वो कवर होगा। ओके, अब इसके कुछ प्रोविज़न हैं कि EWS कब कब माना जाएगा या कब कब EWS का सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है या EWS के अंदर आपको आरक्षण मिलेगा। यानी कि सबसे पहली कंडीशन यही रहती है कि आपकी फैमिली की जो ग्रॉस इनकम है, एनुअल इनकम है, 8 लाख से कम होनी चाहिए, तो आपको आरक्षण मिलेगा। जो आपकी इनकम है वो आपकी सैलरी है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, प्रोफेशन, इन सब में इंक्लूड होगा। दूसरा क्या है,
आपके पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं तो आप एक्सक्लूड हो जाएंगे ईडब्ल्यूएस से, फिर आप ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं ले पाएंगे। यानी कि आपकी अगर जो एग्रीकल्चर लैंड है 5 एकड़ से ज़्यादा है, रेसिडेंशियल फ्लैट जहाँ पर आप रह रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा है, म्यूनसिपैलिटीज़ में रेसिडेंशियल प्लॉट है आपका 100 स्क्वायर यार्ड से बड़ा, या म्यूनसिपैलिटीज़ में नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ में रेसिडेंशियल प्लॉट है 200 स्क्वायर वार्ड से यार्ड से बड़ा, तो आप ओके। अलग अलग जो प्रॉपर्टी आपकी कैलकुलेट की जाएगी, हर एक प्रॉपर्टी जहाँ भी है आपकी गांव पे, आपकी कहीं भी, उसको सम अप करके कैलकुलेट किया जाता है। तो ये ईडब्ल्यूएस के बेसिस पर कुछ प्रोविजंस हमने देख लिए। अब आ जाओ जिसके पास 5th एडिशन है वो तो सही है, बाकी जो 5th 6th एडिशन वाला है उनके लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 103rd अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार जोड़ा गया था। हमने ये देखा कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को एडमिशन दिया जाता है प्राइवेट एजुकेशन में भी। ऐसा कब ऐड किया गया? 93rd, ठीक है, 93rd अमेंडमेंट एक्ट में। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि 2005 में ये चीज़ें हुई, 2005 से ही बातें की गई। तो इसके लिए एक फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून लाती है, कानून का नाम है सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006। ये एक्ट लेके आती हैं जिसके बेसिस पे जो ओबीसीज होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% का रिजर्वेशन दिया जाता है, जितने भी सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जैसे आईआईटी में भी, आईआईएम में भी, ठीक है। फिर उसके बाद 2008 में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है ओबीसी को 27% तो रिजर्वेशन मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो टोटल रिजर्वेशन 50% से जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बट यहाँ पर ओबीसीज जब हमें देखने को मिलता है तो 2008 में सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि कोर्ट ये भी कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप इनको आरक्षण दो, हायर एजुकेशन में जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उस पर आरक्षण दो, बट उनको मत इंक्लूड करो जो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। मतलब क्रीमी लेयर वाले फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं आरक्षण का। अब क्रीमी लेयर कौन होता है? क्रीमी लेयर के बारे में भी लक्ष्मीकांत में बताया गया है कि क्रीमी लेयर क्या है। देखिए, क्रीमी लेयर का मतलब क्या है, ओबीसी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े पद होल्ड किए हुए हैं, जैसे प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, यूपीएससी के चेयरमैन वगैरह वगैरह हैं। तो इनके बच्चों को नहीं मिलेगा, पहला, ठीक है, इनके बच्चों को नहीं मिलेगा। दूसरा, आप ग्रुप ए, क्लास 1, क्लास बी ऑफिसर हैं, बैंक में, पीएसयूज में, यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है, तो आपके बच्चों को भी नहीं मिलेगा। तीसरा, कर्नल वाले रैंक पे है, नेवी, एयरफोर्स, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं, मैं अभी एक लिमिट भी बताता हूं, यानी कि आपकी फैमिली की जो इनकम है 8 लाख से ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में इंक्लूड होंगे, यानी कि आपको ओबीसीज अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस हो तो आपको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसे पर्सन जो ट्रेड, बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज़, इन सब में इंक्लूडेड हैं तो आपको ओबीसी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप इंजीनियर हैं, ऑथर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो आपके बच्चों को भी ओबीसी में फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, और जो लास्ट कंडीशन है उससे आप पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जितने भी ये मैंने प्रोफेशन बताए ना, तो इनकी जो एनुअल सैलरी होगी 8 लाख से ज़्यादा होगी, 8 लाख से ज़्यादा होगी। तो किसी भी की फैमिली की इनकम एनुअली 8 लाख से ज़्यादा है तो वो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे, और क्रीमी लेयर का कोई भी चिल्ड्रन होगा तो उसको जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो फीस से रिलेटेड हो, चाहे उसकी सीट से रिलेटेड हो, तो उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसे क्रीमी लेयर बोलते हैं, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इसे बोलते हैं। और 2008 में ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी भारत सरकार को, जिसमें क्रीमी लेयर एक्सक्लूड किए जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा एडवांस सेक्शन होते हैं ना ओबीसीज के अंदर। और यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ अपर कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात नहीं की जा रही है, यहाँ अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात की जा रही है, जो दूसरे बैकवर्ड
क्लासेस होते हैं। ओके, तो आर्टिकल 15 आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपसे बता दी हैं, जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको करवा दी हैं। ओके, तो एक बार रिकैप दे देता हूँ। आर्टिकल 15 का, डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ग्राउंड, रिलीजन है, कास्ट है, सेक्स है, ठीक है। तो इनके बेसिस पर ये स्टेट, ठीक है, स्टेट के लिए अप्लाई है। दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, जैसे आप शॉप, पब्लिक, ये तो ये स्टेट और प्राइवेट दोनों के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तीसरा, इस पे एक्सेप्शन भी हैं, जैसे जो सोशली और एजुकेशनली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं उनके प्रिविलेज देना, बच्चों के लिए शिक्षा देना, विमेंस को रिजर्व देना उनकी सीट, ठीक है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन सीट रिजर्व करना, ये सब चीज़ें हमने देखी। और 27% कोटा भी हमें देखने को मिला ओबीसीज के लिए, ठीक है। और एक्सेप्शन ये है कि माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो ऑलरेडी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उस पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको कंफर्म करनी है। फिर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट बता दिया, बस आर्टिकल जो 15 में था यही इंपॉर्टेंट है, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, बट जाते जाते एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज जिसको लेनी है 7505134891, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम पेमेंट की लिंक देंगे या गूगल पे या फ़ोन पे डायरेक्ट आप करें, हम आपको गूगल ड्राइव लिंक देंगे पीडीएफ के फॉर्म में, आप ऑफलाइन डाउनलोड कीजिए, ऑफलाइन अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।